पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी खिलाड़ियों से 9 सितंबर को मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी ओलंपिक में जब खिलाड़ी जीतकर वापस आए थे, जो भी खिलाड़ी यहां से गए थे मुजाहरा करने के बाद जब वतन वापसी हुई थी, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनसे भी मुलाकात की थी। और अब पैरालंपिक खिलाड़ियों से भी 9 सितंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात होगी। पैरालंपिक में हिस्सा लेने वालों से यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए हमेशा नजर आते हैं वजीर आजम, और अब वतन वापसी के बाद मुलाकात करने जा रहे हैं। 9 सितंबर को पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 13वां मेडल मिला है। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरविंदर को ट्वीट करके मुबारकबाद दी है। अवनी को शूटिंग में दूसरा मेडल मिला है। 50 मीटर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता है। एक एक करके हिंदुस्तान की झोली में मेडल आ रही हैं और अब 13वां मेडल भी जीत लिया गया है। तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है हरविंदर सिंह ने। भारत को ये 13वां मेडल मिला है। मेडल टैली लगातार ऊपर बढ़ रही है हिंदुस्तान की। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 13वां मेडल हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में जिताया है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ऑब्वियसली मेडल जीतने की कोशिश होती है क्योंकि इतने सालों की मेहनत है। और आज अगर मैं बताऊं तो हम लगभग 12-13 घंटे से ग्राउंड पे थे। सुबह हम 8 बजे ग्राउंड पे पहुंच गए थे और इतनी देर यहीं पे ग्राउंड पे खड़ा भी है, यहीं पे रहे। तो खुशी है जब इतनी मेहनत के बाद उस मेहनत का फल मिलता है, तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी। दिल्ली में 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और कत्ल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोग लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और बचे हुए मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस मामले में जुमे की नमाज के बाद दिल्ली शाही जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज हुआ। लोगों ने केजरीवाल सरकार से मुतासिरा कुनबे को 1 करोड़ रुपए और घर के एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि मुतासिरा लड़की दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी, जिसको फरीदाबाद बुलाकर बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। जो नाइंसाफी हुई है, 1 करोड़ रुपए जो दिए जाते हैं ऑन ड्यूटी मरने पर, वो सबसे बड़ी बात एसडीएम ऑफिस में काम करती थी। हमारी डिमांड ये है जो लड़की है जिनके साथ ये बर्बरता हुई है और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिल्ली सरकार दे। और जो आज तक स्वाति मालीवाल हों या कोई भी हो, जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, उन्होंने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। इस लड़की के साथ जो बर्बरता हुई है बहुत ख़तरनाक तरीके से हुई है, जो समझ लो कि इंसानियत को झंझोड़ने वाली है। हमारी मांग ये है कि उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएं मुआवजे के और उनके घर में से एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनको इंसाफ मिले। सबसे पहले इसकी सीबीआई जांच हो और जो असली मुजलिम हैं इसके, जो अभी छुपे बैठे हैं, जिसको पुलिस ने बचाया है, हम ये चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़ के उनको जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनको फांसी दी जाए। और केजरीवाल जो 1 करोड़ रुपए अभी लॉकडाउन के अंदर ही एक हमारे वाल्मीकि समाज के भाई जो कश्मीरी गेट से जिनकी डेथ हुई थी, वो हॉस्पिटल में जॉब करते थे, तो अगले दिन ही सुबह जाके उनको 1 करोड़ रुपए देकर आते हैं पूरी मीडिया के साथ। लेकिन यहाँ पर बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक केजरीवाल जी ने उस बच्ची के हालचाल भी नहीं पूछे घर जाके। तो ये नाइंसाफ़ी सिर्फ एक ही कौम की तरफ से क्यों होती है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई भी फ़र्क रख के मिला जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जिसका जो हक बनता है वो उसको पूछाना चाहिए। हम जो जमहूरियत में रह रहे हैं, यहाँ पे हर कौम है, तो सब कौम के हिसाब से सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। यूपी असेंबली इंतखाब अभी 2022 में होने हैं, लेकिन धीरे धीरे सियासी पारा चढ़ने लगा है। हुक्मरान जमात के अलावा अपोजिशन जमातें भी तरह तरह की यात्राएं निकाल रही हैं। बीजेपी ने जहां जन आशीर्वाद यात्रा से मुहिम का आगाज किया, तो समाजवादी पार्टी जन आक्रोश यात्रा कर रही है। वहीं बीएसपी जातिवार इजलास कर लोगों को लुभाने में लगी है। जबकि कांग्रेस यहां फिलहाल किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है।
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उनका कहना है कि पार्टी फिलहाल जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इस बीच आने वाला 5 सितंबर यूपी के लिए काफी अहम है। इस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस के दौरे पर रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव भदोई के दौरे पर जा रही हैं। सीएम योगी जहां बनारस में दानिशवरों के इजलास में शामिल होंगे, बीजेपी का ये इजलास 20 सितंबर तक चलेगा, जबकि साबिक सीएम अखिलेश यादव भदोई में टीचर्स के इजलास में शामिल होंगे। यूपी जेडीयू इंचार्ज केसी त्यागी ने बताया है, बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा है कि 2022 के यूपी असेंबली इंतखाब में जेडीयू उम्मीदवार उतारेगी, जिसके बारे में उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से वो राब्ते में है। इसके साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इस बारे में उन्होंने जानकारी दे दी है। केसी त्यागी ने कहा है कि पार्टी का फोकस पूर्वांचल के उन इलाकों पर है जहां बिहार की सरहदें मिल रही हैं। केसी त्यागी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर एनडीए ने उन्हें साथ नहीं लिया तो वो अकेले मैदान में उतरेंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में जदयू अपना जोर आजमाइश वहां पर करेगी। संभवतः भाजपा के साथ चुनाव ये लोग लड़ना चाहते हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ सभी से बात इन लोगों की हुई है। क्या बातचीत आप लोगों की हुई है, क्या आप लोग वहाँ पे चर्चा की है? नहीं, हम पहले भी एनडीए के अंदर रहकर के बीजेपी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे कई सांसद, कई विधायक गठबंधन में जीत चुके हैं। हमारे कई लोग मंत्री भी सरकार में रह चुके हैं एनडीए में बीजेपी के साथ, इसलिए कोई नया प्रयोग नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए कन्वीनर थे, अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, तभी से हम लोगों का साथ काम करने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में इस बार हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2017 में हमने किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ा था, यद्यपि हमारी तैयारी पूरी थी। नीतीश कुमार जी ने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सभाएं की थी, जिसमें भारी भीड़ आई थी। बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका है और बिहार की जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं कमोबेश एक जैसी हैं, लिहाजा वहाँ पर हमारा जो जन आधार है या जिन जनता के बड़े हिस्से को हम प्रभावित करते हैं वो बिहार जैसा है। इसी सिलसिले में पार्टी ने नड्डा जी से संपर्क साधा है, राजनाथ जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, और हमारी अच्छी सार्थक बात इन लोगों से हुई है। ये हमने प्रधानमंत्री को भी कम्युनिकेट कर दिया है। खुद मैं भी आदित्यनाथ जी से लखनऊ में मिला हूँ और उनको पार्टी की ये इच्छा उनको भी बताई गई है और हम आशावान हैं कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे और हम एनडीए में रह कर के ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे एनडीए को फायदा होगा। यूपी में सैलाब को लेकर सरकार एक्शन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सैलाब मुतासिर इलाकों का हवाई सर्वे किया है। सीएम ने आज 3 जिलों में बाढ़ के हालात का जायजा लिया और मुतासिरों को हर मुमकिन मदद का ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के कई जिलों में सैलाब का कहर है और मोर्चे पर सीएम हैं। जी हां, सैलाब से बेहाल इलाकों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी दौरा कर रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहराइच, गोंडा और बलरामपुर में सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई मुआयना किया। सीएम योगी बहराइच में सैलाब मुतासरीन के बीच पहुंचे और उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किए। इसके साथ ही वजीर आला ने आला अफसरान के साथ मीटिंग कर इमदादी काम का जायजा लिया। बहराइच में राहत कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के साथ जनता की सेवा के लिए लगा हुआ है। शासन ने पर्याप्त मात्रा में धनराशि हर जनपद को उपलब्ध कराई है। नौकाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी हर एक जनपद में तैनात किया गया है। बहराइच के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे। वजीर आला ने गोंडा में भी सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वजीर आला ने
सैलाब मुतासरीन का दर्द जाना और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। सीएम योगी ने बताया कि राहत और बचाव के लिए नाव स्टीमर का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा मुतासरीन के लिए जरूरी अशिया भी फराहम कराई गई है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन इलाके में एंटी रेबीज, एंटी स्नैक इंजेक्शन वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। वज़ीर आला ने मुतासर इलाकों में फसल के नुकसान का वक्त से पहले जायजा लेने का अहकाम जारी किया ताकि मुतासरीन को वक्त पर मुआवजा मिल सके। सीएम ने कहा कि 5 सितंबर से महकमा सेहत को मुतासरा इलाकों में सफाई मुहिम शुरू करने का हुक्म जारी किया गया है। विगत वर्ष की तुलना में अधिक बरसात के बावजूद अभी जनपद के 10 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 7 पूरी तरह मेरुंड हैं। यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हर पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि प्रत्येक जनपद में स्वीकृत किया है। 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का, छिड़काव का। स्वास्थ्य विभाग, नगर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण और शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को मिलकर के इस अभियान के साथ व्यापक पैमाने पर जोड़ करके सभी स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि इसका नेतृत्व करेंगे। गोंडा के बाद सीएम ने बलरामपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। सीएम योगी ने ट्वीट कर सूबे की आवाम से बारिश के कहर से बच के रहने और अपना ख्याल रखने की आवाम से अपील करते हुए लिखा कि सूबे के कुछ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की देखभाल के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी की गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल महाराजगंज के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम शाहबाद में मुनक़िद एक प्रोग्राम में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात कर उनमें ज़रूरी अशिया की तक़सीम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक के 3 शहरों में आज लोकल बॉडी के लिए वोटिंग का अमल पूरा हुआ है। सख्त हिफाजती इंतजामात में हुई वोटिंग के दौरान जगह जगह भीड़ देखी गई, तो कई जगह अहम सियासी लीडरों ने भी अपने हक का इस्तेमाल किया। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर जगदीश शेट्टार ने हुबली में पार्टी की अक्सरियत हासिल करने का दावा किया। वोटिंग से एक दिन कबल पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। वहीं उम्मीदवार डोर टू डोर वोटर्स को लुभाते नजर आए। रियासत के हुबली के अलावा कलबुर्गी और बेलगाम की सीटों पर आज वोटिंग हुई। इस मौके पर सभी लीडरान अपनी जीत का दावा करते नजर आ रही हैं। इनका हुबली धारवाड़ कॉर्पोरेशन definitely last two occasion on 10 years we are in power, and this occasion also lot of more enthusiasm for the in favor of the BJP, and out of the 82 seats will get more than 60 seats will get the BJP, and with clear majority we will come to power in Hubli धारवाड़ Corporation। कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इसी कड़ी में बेंगलौर के शिवाजी नगर इलाके में भी बड़े कैंप का इनेकाद किया गया। मकामी एमएलए रिजवान अरशद ने इसका इफ्तिताह करते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस दौरान एक दिन में 3000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की डोज ली। इस दौरान डॉक्टर्स ने लोगों के जहन से वैक्सीन को लेकर पैदा हुई गलतफहमियों को दूर करने के लिए कई अहम बातें बताई। रिजवान अरशद साहब, एमएलए रिजवान अरशद साहब की तरफ से हुआ है और बीबीएमपी की तरफ से हुआ है। इधर का जो प्लान है मोर देन 3000 का प्लान किए हैं। अब तक लगभग 2500 वैक्सीनेशंस हो चुके हैं। अभी 500 वैक्सीन्स का होना बाकी है और लोगों में बेदारी आ चुकी है। और शिवाजी नगर जो है ऑलरेडी 10-15 दिन पहले ही जो है कर्नाटक में नंबर 1 रहा है वैक्सीनेशन में, और डेथ रेट में भी जो है ना सबसे कम है, और इन्फेक्टेड रेट्स में भी जो है ना सबसे कम है शिवाजी नगर। और
रिजवान अरशद साहब की एक सोच थी, एक फिक्र थी कि जो इन्हें हमारा शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 पे आए और इन्फेक्टेड रेट्स में भी कम हो। तो जो सोच थी वो जो है नहीं अल्लाह ताला जो है ना कामयाब करके दिखाया है। वैसे तो इतनी बड़ी तादाद में करीबन 5 से 6 कैंप हो चुके हैं शिवाजी नगर में। उसी की वजह से जो है ना शिवाजी नगर का जो वैक्सीनेशन रेट है, हाल ही में आप पढ़े भी होंगे कि 97% है। तो ये कंटिन्यूस ड्राइव्स हो रहे हैं। अब चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से एक डेडलाइन नोटिफिकेशन भी आया था 1 सितंबर का, उसकी वजह से आज तादाद ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का टारगेट था 3000 वैक्सीनेशंस का। अब तक हम 2500 के करीब कर चुके हैं। अभी एक 500 बाकी हैं और लोग बाहर अभी भी बाहर के हैं। क्या लग रहा है आपको, लोगों में वैक्सीन को लेके बहुत सारे गलतफहमियां अब भी हैं? देखिए, हम लोगों ने शिवाजी नगर में डोर टू डोर कैंपेन किया है। यहाँ पे ये जो गलतफहमियां हैं उनको दूर की है और लीड बाय एग्जांपल भी होता है। उलमा इकराम खुद दिला के यहाँ पे वीडियो भी हुआ, रिजवान अरशद साहब खुद दिलाए, हम लोग भी दिलाए। दिलाने के बाद लोगों में भी बेदारी आ गई। अब वो हिचकिचाहट नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक जो है ना ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए इतनी तादाद में आप लोग देख रहे हैं। नहीं, ये वैक्सीन जो है मैं पहले भी ले चुका हूँ एक, अब ये दूसरा लिया हूँ, लेकिन इनके इसमें जो है हमें पूरे कैंपिंग में एरिया के अंदर कर हमें ये वैक्सीन लो आप, इससे आप लोगों को फ़ायदा है। आप लेने से इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी ही सेहत अच्छी होगी इसके अंदर। हमने कहकर इतने लोगों को सर जमाए और मस्जिदों में भी बताए और MLA के साथी जिन्होंने इनकी कोशिश से यहाँ के 99% लोग वैक्सीन पूरे मुकम्मल कर चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम सैयद असलम, मैं कंबल पोस्ट का ट्रेजर हूँ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान ने पंजशीर में कब्जे का दावा किया है। कब्जे के दावे के बाद तालिबान ने काबुल में जश्न में फायरिंग की है। वहीं पंजशीर के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के साबिक उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान के दावे को गलत बताया है। एक ऑडियो जारी कर कहा है कि मैं अपने कमांडर्स के साथ पंजशीर में ही मौजूद हूं, मेरे साथ पंजशीर के नेता भी मौजूद हैं। सालेह ने कहा है कि पंजशीर में हालात बहुत खराब हैं, दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान हुआ है। तो अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। तालिबान ने पंजशीर में कब्जे का दावा किया है, लेकिन पंजशीर की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान के दावे को गलत बताया है। एक ऑडियो जारी करके कहा है कि मैं अपने कमांडर्स के साथ पंजशीर में ही हूं और मेरे साथ पंजशीर के नेता भी मौजूद हैं। सालेह ने कहा है कि पंजशीर में हालात बहुत खराब हैं, दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान हुआ है। तो अफगानिस्तान के अंदर पंजशीर एक ऐसा सूबा है जो तालिबान से टक्कर ले रहा है, लोहा ले रहा है। जंग का ऐलान किया गया पंजशीर की जानिब से। पंजशीर के लड़ाके लगातार तालिबान को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंजशीर पर तालिबान काबिज होना चाहता है और इस हवाले से ऐलान भी तालिबान की जानिब से किया गया कि पंजशीर पर उसने कब्जा कर लिया है। There are some media reports being circulated around that I have fled my country. That's absolutely baseless. This is my voice. I am calling you from the Panjshir Valley, from my base. I am with our commanders and with the political leaders. We are managing the situation. Of course, it's a difficult situation. We are under the invasion of the Taliban and the Pakistanis and Al-Qaeda and other terrorist groups. We have held the ground. We have not lost territory. Over the past 4 or 5 days that the Taliban have launched their offensive, they have not been able to have any significant gain. They have suffered casualties. We have suffered casualties too. But anyway, the point of sending you this message is that we are here and I am here. I am inside Afghanistan. If any proof is needed, I can send it. So will you please share this with the outlets? Thank you.
They are अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तलबा के लिए मुसीबत बढ़ गई है। अफगानिस्तान के तलबा जो अलग अलग ममालिक में पढ़ाई कर रहे हैं वो अब अफगानिस्तान में फंस गए हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 16,000 अफगानी तलबा तालीम हासिल कर रही हैं। JNU, जामिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में तलबा पढ़ रही हैं। I am doing PhD in Jawaharlal Nehru University, JNU, in School of Physical Science. This is my last semester of my PhD program, but right now I am in Kabul, Afghanistan. Actually, I came here on the 1st of August to help my family, to shift my family to the capital because of the unsafe situation. But everything changed very fast here, and Taliban took control over the whole country very fast. And right now the situation is very bad here in Kabul. Plus recently Indian government announced that they have cancelled all the previous visa, and if anybody want to come to India they have to use e-visa. We have a big problem with visa because already we have student visa in our hand. December I have to submit my PhD thesis. If I cannot come like in 2 or 3 months, I may lose my degree. I request Indian government that to retake their decision in not to cancel our student visa. अफगानिस्तान के हालात खराब होते ही वहां के लोग अपनी जान बचाकर दूसरे मुल्क भाग रही हैं। ऐसे में कौन कहां गया, एक ही कुनबे के लोग बिखर गए। इसी कड़ी में अब्दुल खान नामी अफगानी शहरी 20 दिन पहले अपनी जान बचाकर असम पहुंचा है। उसके मुताबिक अफगानिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उस शख्स ने इसके पीछे अमेरिका की साजिश का इल्जाम लगाया। सिचुएशन तो खराब है, सारा वर्ल्ड जानता है सिचुएशन किस तरह है, वो तो आप लोग जानता है। जब सब कुछ डैमेज हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया। उधर अमेरिका क्या गेम खेल रहे है, बीच में क्या क्या हो रहा है वो तो हम लोगों को मालूम नहीं होता है। बस जब आक्रमण हो गया उधर अफगानिस्तान में गेम चल रहा है, मालूम नहीं होता, बस बर्बादी हो गया था, हर चीज़ बर्बाद हो गया यार। बहुत नुकसान हुआ है, अफगानी लोगों को सब कुछ मिट गया है। आप असम में रहते हैं, अभी आपका पत्नी और आपका जो संतान है वो अभी बेचारा लोग चला गया ताजिकिस्तान में, किधर चला गया वो लोगों का भी उधर ही, अभी कोई कनेक्शन नहीं है। बस खुददार इसी में अपने आप को बचाना है। वादी कश्मीर में हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद दूसरे दिन भी पूरी तरीके से पाबंदी आयद रही। श्रीनगर समेत तमाम हसास इलाकों में हिफाजती दस्ते तैनात रहे। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आज भी जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। श्रीनगर के लाल चौक, हब्बा कदल, ईदगाह और सिविल लाइंस इलाके में भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद नकलो हमल पर रोक लगा दी गई थी। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पाबंदी लगी और कश्मीर घाटी में सख्त पाबंदियां नाफिज रहीं। दूसरे दिन भी इंतजाम सख्त रहे और पाबंदी जारी रखी गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हालात बिल्कुल इख्तियार में है। मौत के बाद से ही किसी भी तरह का कोई हादसा पेश नहीं आया और ना ही कहीं से ऐसी कोई खबर मिली। डीजीपी ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोग हमारी मदद की, लोगों ने और अमन के साथ हिफाजती दस्तों का साथ दिया और अमन का माहौल बनाए रखा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर माहौल ऐसा ही बना रहा तो धीरे धीरे पाबंदियां हटा दी जाएंगी। सिचुएशन पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह कंट्रोल में है। पिछले 2 दिन में एक भी किसी तरह का वाक़ा नहीं हुआ है। इसमें आवाम की, लोगों की बहुत बड़ी कोऑपरेशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े सब्र व तहम्मुल से, बड़ी रिस्ट्रेंट से अपना काम कर रही हैं। सब जगह पर हम लोगों ने देखा, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल कल देखे, आज ये बारामूला शहर देखा, बाकी जगह भी जा रहे हैं। सब जगह पे ठीक ठाक है। मैं आवाम को, लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अमन में उनका विश्वास है, अमन में उनका भरोसा है और सब जगह पे अमन अमान को कायम रखने के लिए जहां फोर्सेस काम कर रही है, हमसे ज़्यादा पब्लिक और आवाम की कोऑपरेशन है।
पुंछ में एक बार फिर से तीरंदाजी की कोशिश हुई है, जिसे हमारे हिफाजती दस्तों ने नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता रात भारी हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने पुंछ में एलओसी पार करने की कोशिश की, लेकिन अलर्ट जवानों की नजरों को धोखा न दे सके। इसके बाद दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। फौजियों की जवाबी कार्रवाई के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ भाग गए। हिफाजती दस्तों ने इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कसीर तादाद में हथियार और दीगर सामान बरामद किए गए, जो दरअंदाज घर छोड़कर यहां भाग खड़े हुए थे।